Students, today we will start with our new chapter, unit number 2, and the chapter name is chapter number 3, why do we need a parliament, right? और जैसे कि हमने ऑलरेडी 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर भी हो चुके हैं। सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स का वीडियोज़ आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तो हम आज चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म करेंगे। चैप्टर 3 के इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द पार्लियामेंट एंड व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट। हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत पड़ती है। नीड यानी कि ज़रूरत पड़ना, यानी कि उसकी क्या आवश्यकता है। वाई वी नीड अ पार्लियामेंट, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ पार्लियामेंट, एंड फॉर एनी डेमोक्रेटिक कंट्री पार्लियामेंट इज़ टू नेसेसरी फॉर implement the democracy. So start with the chapter. We in India pride ourselves on being a democracy. First thing I just would like to tell you that please focus what I am saying and what written in the book. So you can write the Hindi meanings of the word meaning that I am in between I am telling to you. So let's start with the chapter. We in India प्राइड आवरसेल्स ऑन बीइंग अ डेमोक्रेसी। हमें हमारे जो इंडिया की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जैसे कि हमने ये तो बहुत बार पढ़ लिया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कौन सी होती है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ऐसी गवर्नमेंट, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ, ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के द्वारा चुनी जाती हो, ठीक है, जिसके अंदर जितने भी काम करने वाले होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जिनको हम नेता बोलते हैं, लीडर्स होते हैं जो हमारे, वो ऐसी गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिनके अंदर जो लीडर्स होते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं और लोगों की जितनी भी कंडीशंस होती है, जितनी भी नीड्स होती है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो सारी की सारी ध्यान में रख के ही उनको काम करना पड़ता है। क्योंकि ऐसी गवर्नमेंट होती है कि वो कभी परमानेंट नहीं रहती। जैसे कि जो हमारा टेन्यूर है वो 5 साल का है, ठीक है, तो अगर वो काम 5 सालों में सही नहीं करेंगे तो अगली बार जो जनता होगी वो उनको चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे जो मेन पावर है वो लोगों के पास में है। पीपल हैव द मेजर पावर, पीपल कैन डू एनीथिंग इफ़ दे वांट, पीपल कैन चेंज द गवर्नमेंट व्हेन दे वांट बाय देयर वोटिंग पावर। सो हम लोग को क्या है, वी इन इंडिया, हमें भारत के ऊपर गर्व है। प्राइड यानी गर्व होना, आर सेल्स हमारे खुद के ऊपर, ऑन बीइंग ए डेमोक्रेसी, मतलब कि हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसके ऊपर हमें बहुत ही ज़्यादा गर्व है। अभी वो क्यों है वो अब आगे देखेंगे। हेयर वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन। देखो क्या है, हेयर वी विल ट्राई अंडरस्टैंड। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे समझेंगे और कोशिश करेंगे द रिलेशन बिटवीन द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन, रिलेशन बिटवीन द आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन। अभी ये पार्टिसिपेशन क्या है, यानी कि भाग लेना, आइडियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अभी जो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है उसके अंदर आप लोगों का भी तो पार्टिसिपेशन है ही ना, आप लोगों का भी डिसीजन मेकिंग है। कैसे है ये हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी देखो कैसे है, देखो आइडियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन, यानी कि आप वोट दे के पार्टिसिपेट करते हो। यहाँ पे पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है कि आप कोई भी इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो भी लीडर होता है, आप उसको जब चूज़ करने के लिए, वोट देने के लिए जाते हो तो आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हो। यानी कि वो ऐसे हवा के अंदर लीडर नहीं बन जाता है, आप लोग बनाते हो तभी बनता है। तो आप लोग पार्टिसिपेट करते हो ना, तो वही है आइडिया ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। अब ये डिसीजन मेकिंग क्या है, ये आपने वहाँ जाके डिसीजन किया, आपने ये डिसाइड किया अपने घर बैठ के, वहाँ जाके आसपास से पूछ के आपने ये डिसाइड किया कि मैं इसको लीडर बनाऊंगा क्योंकि ये मेरे लिए काम अच्छा करेगा। तो ये डिसाइड करने वाला कौन है, ये डिसाइड करने वाला आप हो। तो आपके पास में दोनों चीज़ें हैं, आइडियाज़ ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग एंड द नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स टू हैव द कंसेंट ऑफ द देयर सिटीजन। और ज़रूरत किस चीज़ की है, नीड फॉर ऑल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जितनी भी सरकारें ऐसी हैं जो डेमोक्रेटिक हैं, टू हैव द कंसेंट ऑफ देयर सिटीजन। कंसेंट, CONSENT, छोटा सा वर्ड है कंसेंट, लेकिन मतलब बहुत बड़ा है, यानी कि सहमति, ठीक है, सहमत होना, यानी कि जितने भी सिटीजन्स हैं, है ना, वो
सहमत होने चाहिए कि हाँ ये हमारा लीडर है। और वो कैसे होगा, वो वोट देने जाएगा और उसको जो पसंद आएगा वो उसको वोट देगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इन अपने जो आने वाला जो चैप्टर है इसके अंदर हम पढ़ेंगे। इट इज़ दीज एलिमेंट्स, अभी देखो जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा है, राज्यसभा है, उनका क्या क्या वर्किंग कंडीशन है, वो कैसे काम करती है, कैसे इलेक्ट की जाती है, कैसे उनको चूज़ किया जाता है, बस दीज टाइप्स ऑफ टॉपिक्स वी विल कवर इन दिस चैप्टर। इट इज़ दीज एलिमेंट्स दैट टुगेदर मेक अस ए डेमोक्रेसी। जो हमने ऊपर एलिमेंट्स पढ़े हैं ये सारे मिला के, जो हमने ऊपर पढ़े ना ऊपर वाले पैराग्राफ के अंदर, डिसीजन मेकिंग, पार्टिसिपेशन, वोटिंग, है ना, ये सारे के सारे मिला के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या बनाते हैं, ये डेमोक्रेसी बनाते हैं, यानी कि लोकतंत्र। ठीक है, डेमोक्रेसी क्या बोलते हैं हिंदी में, लोकतंत्र। यानी कि ये सारे के सारे जो कंबाइन एलिमेंट्स है वो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाते हैं। एंड दिस इज़ बेस्ट एक्सप्रेस्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट। और ये सबसे अच्छा कहाँ कहा गया है, सबसे अच्छा कहाँ दिखता है हमारी पार्लियामेंट है ना, संसद, पार्लियामेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, संसद, है ना, उसके अंदर पता चलता है कि हाँ भाई ये तो अच्छा है। इन दिस चैप्टर वी विल ट्राई टू सी हाउ द पार्लियामेंट इनेबल सिटीजन ऑफ इंडिया टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। अब हम देखेंगे कि जो पार्लियामेंट है उसका क्या रोल होता है। पार्लियामेंट है वो हाउ द पार्लियामेंट इनेबल्स, कैसे इनेबल करता है, यानी कि वो कैसे उनको हक देता है, किनको, सिटीज़न ऑफ इंडिया, जो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको ये कैसे हक देता है टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें, यानी कि वोट देते टाइम वो डिसाइड कर रहे हैं ना, वो डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, वो पीएम बना रहे हैं, सीएम बना रहे हैं, एमएलए बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो जो लोग होते हैं वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, अब जो लोग डिसाइड करेंगे तो आप डिसीजन, आप इतने बड़े पोजीशन पे आप डिसाइड कौन कर रहा है, आप कर रहे हो, तो ये एक बड़ा डिसीजन होता है। तो ये आप कैसे करते हो, पार्लियामेंट आपको कैसे ये हक देता है, एंड कंट्रोल द गवर्नमेंट, और आप गवर्नमेंट को कैसे कंट्रोल करते हो, ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। दस मेकिंग इट द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी एंड अ की फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो चीज़ है, ये जो पार्टिसिपेशन है, ये डिसीजन मेकिंग है, ठीक है, वोट के द्वारा, ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडियन डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनाता है। ठीक है, अभी हम इस चैप्टर को, ये हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया, इस चैप्टर को हम अच्छे से स्टार्ट अब करेंगे। ये देखो, ये हमारा एक रफ स्ट्रक्चर, रफ डायग्राम दिया हुआ है संसद का, जिसके अंदर देखो ये जितने भी लोग खड़े हुए हैं ना, ऊपर तिरंगा लगा हुआ है, जितने भी लोग खड़े हुए हैं ना, ये और कोई नहीं है, ये हम लोग ही है। ठीक है, इसको संभाला हुआ हमने ही है। वाई शुड पीपल डिसाइड। अब देखो कितना अच्छा, ये डायरेक्टली आपका टॉपिक नहीं है, टॉपिक के तौर पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछा हुआ है। वाई शुड पीपल डिसाइड, लोगों को क्यों डिसाइड करना पड़ता है, जो ये गवर्नमेंट है ये लोगों को क्यों डिसाइड करना पड़ता है। इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। अभी देखो, अब थोड़ा सा हम हिस्ट्री के अंदर जाते हैं कि आप लोग को पता होगा 15 अगस्त 1947 के अंदर हमें आज़ादी मिली हुई है। हम थोड़ा उससे और पीछे चलते हैं, जो हमारा फर्स्ट स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था वो 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति हुई थी ना, 1857 से हुआ था। वहाँ से लड़ते लड़ते हम आ रहे हैं, वहाँ से लड़ते लड़ते आते आते हमें 15 अगस्त 1947 हो गया। ठीक है, अभी 15 अगस्त 19 ये अब हम लोगों को 90 ईयर्स लगे। ठीक है, 90 साल लगे हमें, 90 साल क्रांतिकारी जो हम जिनको याद करते हैं 15 अगस्त 26 दिन, 2 ही दिन याद करते हैं, बाकी दिन तो याद करते नहीं हैं, लेकिन उनको 90 ईयर्स लगे, 90 साल लगे अंग्रेज़ों से पीछा छुड़ाने के लिए, पूर्णतः आज़ादी प्राप्त करने के लिए। एक बार फिर बोल रहा हूँ, 90 ईयर्स लगे, 90 साल, ऑलमोस्ट 100 ईयर्स। ठीक है, So India as we know became independent on 15 August 1947. ठीक है,
प्रीसीडिंग दिस वाज ए लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल इन विच, अभी देखो जैसा कि ये लॉन्ग एंड डिफिकल्ट स्ट्रगल था, बहुत ही लंबा और बहुत ही मुश्किल, ठीक है। स्ट्रगल करना, किसी चीज़ के लिए परिश्रम करना, किसी चीज़ के लिए मुसीबतों से झेलते हुए मेहनत करना, वो होता है स्ट्रगल करना, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा लंबा और डिफ़िकल्ट था। इन विच मैनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी पार्टिसिपेटेड, जिसके अंदर बहुत सारी सोसाइटीज़ ने, हर टाइप की सोसाइटी ने, ऐसा कोई तो समाज नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, कोई बाकी नहीं था जिसने इसके अंदर पार्टिसिपेट ना किया हो। इन 90 सालों के अंदर सभी टाइप की सोसाइटीज़ ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। पीपल फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड, चाहे वो कोई से भी बैकग्राउंड का हो, जॉइंड द स्ट्रगल, और उसने उस स्ट्रगल के अंदर साथ हमारा दिया था। एंड दे वर इंस्पायर्ड बाय द आइडिया ऑफ फ्रीडम। अब देखो, उनको जब वो ये लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, उनको क्या लगा, उनको आइडियाज़ आए कुछ, जैसे उनको फर्स्ट आइडिया है फ्रीडम का, आज़ादी का, इक्वलिटी का, समानता का, एंड पार्टिसिपेशन का इन डिसीजन मेकिंग के अंदर। अभी उनको इनका ही क्यों आया, बाकी चीज़ उन्होंने क्यों नहीं मांगी, या फिर बाकी चीज़ उनको क्यों नहीं आया। सीधी सी कहानी है, जिसके पास में जो चीज़ होती नहीं है ना, उसको उसी की कमी खलती है। जैसे कि जब वो ब्रिटिश रूल चल रहा था, जब हमारा जो स्ट्रगल ये चालू था, वो 90 ईयर्स के पीरियड की बात कर रहे हैं हम, जब ये स्ट्रगल चालू था ना, तो उस टाइम हमारे पास यही 3 चीज़ें नहीं थी कि लोगों के पास में एक तो फ्रीडम नहीं थी, वो अपनी मर्ज़ी से कहीं भी जा नहीं सकते थे, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बोल नहीं सकते थे, अपनी मर्ज़ी का ना तो लीडर चूज़ कर सकते थे, ना लीडर खड़ा कर सकते थे, ना इधर उधर घूम सकते थे, ना पब्लिक कुछ भी यूज कर सकती थी, ना कोई पब्लिक प्लेसेस यूज़ किया जा सकता था, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे। मतलब कुल मिला के ना तो बोलने की भी परमिशन नहीं थी कि आप जाके कहीं भी गवर्नमेंट के सामने या फिर किसी पुलिस वाले के सामने कंप्लेन कर दो या बोल लो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं था, ठीक है। इतनी बुरे हालात थे। तो ये फ्रीडम, इसलिए जो स्ट्रगल करने वाले थे उनको सबसे पहले चीज़ क्या पसंद आई, फ्रीडम। उसके बाद में उनको क्या आइडिया आया, इक्वलिटी का, क्योंकि लोग जो उस टाइम जब ज़्यादा इक्वलिटी चलती थी, एक तो चलती थी अमीरी गरीबी का, अंग्रेज़ जो थे, ब्रिटिश रूल थे, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ऊपर समझते थे और इंडियंस को वो बहुत ज़्यादा नीचा समझते थे। और हमारे इंडियंस के अंदर खुद के अंदर थी कि जो ऊपर अपर कास्ट थी, जो लोअर कास्ट थी, जैसे कि ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास लाइक 6-7। सो इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन होता था, इक्वलिटी नहीं थी, तो उसकी वजह से हमें उन लोगों को ऐसा लगा कि भाई जो हमारा आने वाला जो आज़ादी वाला देश होगा उसमें कम से कम फ्रीडम होनी चाहिए, उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए, एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग। और जो डिसीजन मेकिंग होता है, यानी कि ये जो जितने भी लीडर्स चूज़ किए जाते हैं, जो गवर्नमेंट्स इलेक्ट की जाती है, जो पार्लियामेंट बनाई जाती है, इसके अंदर लोगों का ऐसी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों का पार्टिसिपेशन हो उनके अंदर, लोग डिसाइड करें कि कैसे हमारे लिए काम करने वाले कैसे लोग होने चाहिए, ठीक है। तो ये किन को लगा, ये उन लोगों को लगा जो 90 साल के अंदर स्ट्रगल कर रहे थे, क्योंकि उनके पास यही चीज़ की कमी थी, इसलिए उनको ये एक आइडिया आया कि भाई ऐसी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। सो अंडर कॉलोनियल रूल, अभी इस चीज़ के ऊपर हम पहले रुक जाते हैं कि ये कॉलोनियल क्या है, ये कॉलोनियल रूल क्या है। पहले क्या होता था कि जो अंग्रेज़ होते थे, ठीक है, सीधी भाषा में समझ लो आप कॉलोनियल पीरियड कौन सा होता है। जो ब्रिटिशर्स होते थे, जो अंग्रेज़ होते थे, वो भारत की पूरी संपत्ति को अपना समझते थे, ठीक है। वो क्या करते थे, जो भी रॉ प्रोडक्ट्स होते थे, रॉ प्रोडक्ट्स यानी कि जैसे सिल्क है, कॉटन है, स्पाइसेस है, मसाले हैं, है ना, ये जितना भी इंडिया में जो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता था, उसको वो सस्ते दामों पर ख़रीद के अपने वहाँ पर ले जाके उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते थे, यानी कि उसका पूरा सामान बनाते थे और उसके बाद में उनको दूसरी कंट्रीज़ के अंदर महंगे दाम पे बेच देते थे। तो सामान अपना इंडियंस का था, काम किसके आ रहा था, ब्रिटिशर्स के आ रहा था, क्योंकि वो उस पूरे सामान को खुद की प्रॉपर्टी, खुद की संपत्ति समझते थे। जो ये जो पीरियड था, ठीक है,
इस पीरियड को बोला जाता है द ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल। ठीक है, याद रह जाएगा, अंडर कॉलोनियल रूल आए, कॉलोनियल रूल कहीं भी आए तो वो वही रूल है जो ब्रिटिशर्स का रूल था, जो ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल। द पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस समय क्या होता था, जो लोग रहते थे, जो लोग थे, पीपल हैड लिव्ड इन फियर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के डर के अंदर वो लोग रहते थे। ठीक है, एंड डिड नॉट एग्री विद मैनी ऑफ द डिसीजन। वो फिर भी उन डिसीजंस को लेके एग्री, बहुत से डिसीजंस ऐसे थे ब्रिटिशर्स के जिनको है ना, हमारे जो इंडियंस जो लोग थे उस टाइम के, भारत के जो लोग थे, वो बिल्कुल भी उनको पसंद नहीं आते थे। ठीक है, बट दे फेस्ड ग्रेव डेंजर इफ़ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, फिर भी उन लोगों को पसंद नहीं थे, भारत के जो उस टाइम लोग थे उनको पसंद नहीं था उनके जो ब्रिटिशर्स के रूल्स मानना, लेकिन उनको मानना पड़ता था। अगर वो उन डिसीजंस को नहीं मानते थे, अगर भारत के लोग उन डिसीजंस को नहीं मानते थे तो उनको क्या फेस करना पड़ता था, बट दे फेस ग्रेव डेंजर। ग्रेव डेंजर यानी कि या तो उनको मार दिया जाता था या उनको जेल में डाल दिया जाता था, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा खतरा था उनसे। ठीक है, वो पीटते थे, मारते थे, ऐसे करते थे, इसलिए डर के मारे भारत के लोग थे वो उनका डिसीजन मानते थे। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन। और जो ये फ्रीडम मूवमेंट हुआ, ठीक है, जो ये फ्रीडम मूवमेंट हुआ उसने इस सिचुएशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब जो क्रांतिकारी थे, नेशनलिस्ट यानी कि जो लड़ाई कर रहे थे हमारी आज़ादी के लिए, ठीक है, वो द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब वो खुल के है ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे थे, यानी कि उसकी आलोचना कर रहे थे, उसके खिलाफ खड़े हो रहे थे। क्रिटिसाइज करना, किसी को आलोचना करना या फिर उसके ऊपर उसके खिलाफ बोलना या फिर उसके खिलाफ खड़े होना, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बोलने लग गए थे। एंड मेक डिमांड्स, और अपनी डिमांड्स रखने लग गए थे, भाई हमारा देश है, इसके अंदर हमारी भी थोड़ी बहुत चलनी चाहिए। एज फार बैक एज 1885 और 1885 1885 तक द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारी पार्टी है, पहले सबसे पहली पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, डिमांडेड, उन्होंने क्या डिमांड रखी अपनी, दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर कौन सी होती है, लेजिस्लेचर होती है जो रूल बनाती है। ठीक है, एंड देयर बी इलेक्टेड मेंबर इन द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस। सॉरी, उनका डिमांड ये था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का डिमांड ये था कि जो लेजिस्लेचर की टीम है तुम्हारी, उसके अंदर हमारा भारत के लोग भी उसमें होने चाहिए, लेकिन सिर्फ दिखावे के नहीं होने चाहिए। उसके अंदर वो पूरे तो बजट डिसाइड करने वाले होने चाहिए और क्वेश्चंस पूछ सके, कम से कम क्वेश्चंस तो पूछ ही सकता है ना कि आपने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, इतना तो आप हक दे ही सकते हो। ये भारत के लोगों की डिमांड थी, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग थे उनकी डिमांड थी, किससे, अंग्रेज़ों से। ठीक है, पर क्या उन्होंने मानी थी ना। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 अलाउड फॉर सम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, और 1909 के अंदर जाके उन्होंने बोला कि हाँ भाई हम अलाउ करते हैं। While these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for the adults to vote, nor could people participate in decision making। अब देख लो कि उससे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, जो 1909 से पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले थे, उन्होंने उनको ये बिल्कुल भी परमिशन नहीं दी कि कोई भी आपका एडल्ट वोटिंग नहीं कर सकता और ना ही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई डिसीजन मेकिंग वो नहीं कर सकता। उनको पता था अच्छे से कि अगर भारत के लोग डिसीजन मेकिंग के अंदर घुस गए, अगर वो डिसीजन मेकिंग उनको इतनी पावर दे दी, तो जैसे हमने उनसे छीना है वो वापस हमसे छीन लेंगे। ठीक है, ये उनको अच्छे से पता था कि अगर ये लोग थोड़े से ऊपर आ गए तो हम लोग को वहाँ से भागकर जाना पड़ेगा, और वैसा फ्यूचर में हुआ। लेकिन उस टाइम उनको ये समझ में आ गया था, 1885 में समझ में आ गया था कि अगर इनको हम ऊपर लेके आए या फिर इनको पावर्स दे दी तो ये हमारे साथ में बहुत ही बुरा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में एज यू
रीड इन चैप्टर 1, आपने चैप्टर 1 के अंदर पहले ही पढ़ लिया है। द एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियल रूल एज वेल एज पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट पीपल इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम लेफ्ट लिटिल डाउट इन द माइंड्स ऑफ द नेशनलिस्ट दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट मेकिंग डिसीजन। अभी देखो ये जो चीज़ थी, इससे हुआ क्या, इससे क्या हुआ कि इससे जो नेशनलिस्ट थे यानी कि जो क्रांतिकारी थे, उनके दिमाग में एक चीज़ आ गई कि जो हमारा जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा यानी कि हमारा जो आज़ाद भारत होगा वुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मेकिंग डिसीजन। ठीक है, मतलब वो डिसीजन मेकिंग के अंदर फुली पार्टिसिपेट करेंगे। कौन करेंगे? लोग करेंगे। विद द कमिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, आने वाली जो आज़ादी थी, वी वर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ ए फ्री कंट्री, हम फ्री कंट्री के सिटीजन होने वाले थे। दिस डिड नॉट मीन दैट द गवर्नमेंट कुड डू व्हाट इट फेल्ट लाइक। इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट वो कर सकती है जो उसकी मर्जी हो। ऐसा नहीं था कि हाँ भाई गवर्नमेंट हमने बना दी, जनता ने बना दी और गवर्नमेंट उसके बाद चाहे कुछ ही करो, ऐसा थोड़ी है। वही बात है, कोई लीडर आता है, पहले बहुत सारे प्रोमिसेस करता है, हम उसको वोट देते हैं तो समझ के बाद में वो काम नहीं करता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। This did not mean that the government could do what it felt like. It means that the government had to be sensitive to people's needs and demands. अब देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है कि इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट की जो मर्जी आ गई वो उसको कर लेगा। ठीक है, उसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट हैड टू बी सेंसिटिव। सेंसिटिव यानी कि लोगों की मानसिक स्थिति भी देखनी है। वो ऐसा नहीं कि फिजिकली परेशान नहीं कर रहे हो आप, ठीक है, लेकिन उनको मानसिक तौर पे भी उनकी भावना, उनके इमोशंस सबको ध्यान में रख के उसके बाद में पीपल्स की नीड्स और डिमांड्स को पूरा करके आपको अपनी गवर्नमेंट चलानी पड़ेगी। द ड्रीम्स एंड द एस्पिरेशन ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अब देखो जो सपने थे, ड्रीम्स यानी कि सपने, एंड एस्पिरेशंस यानी कि जो उम्मीदें थी, जो उनकी इच्छाएं थी, किसकी? ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर मेड कंक्रीट। उनकी इच्छाओं को मद्देनज़र रखते हुए हमने क्या किया? हमने बनाया कंक्रीट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया। हमने जो हमारा आज़ाद भारत है उसका एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दैट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। जिसने क्या किया? जिसने ये किया कि उसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रिंसिपल बनाया। प्रिंसिपल यहाँ पे अपने स्कूल वाला प्रिंसिपल वो नहीं है, यहाँ पे प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत। ये सिद्धांत आप लोग को पहले मैंने पढ़ा दिया है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होता है कि 18 या 18 साल के ऊपर वाला कोई भी एडल्ट को एक वोट देने की परमिशन होती है, यानी कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट फॉर्म करने के अंदर डिसीजन मेकिंग का पार्टिसिपेशन कर रहा है, वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है। दैट ऑल एडल्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव द राइट टू वोट। और जितने भी सिटीजन हैं कंट्री, जितने भी लोग हैं जो एडल्ट हैं, 18 से ऊपर हैं, उनको वोट देने की फुली परमिशन है। ठीक है, द अबव फोटो शोज, अभी देखो फोटो देख लो एक बार क्या है। ठीक है, द अबव फोटो शोज ए मैन रीडिंग इंस्ट्रक्शन टू हाउ टू यूज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये जो बूढ़े अंकल जी है ना, ये क्या देख रहे हैं? ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है, ईवीएम बोलते हैं, जिससे हम वोटिंग देते हैं, जिससे अंदर हम बटन दबाते हैं वोट हो जाता है। पहले ऐसा सिस्टम नहीं था। ये पहले, उससे पहले क्या होता था, कागज़ जो थे ना, कागज़, उनका इस्तेमाल किया जाता था। एक छोटी छोटी चिट्ठियाँ काट देते थे, पेपर के 8-10 टुकड़े करके छोटी छोटी चिट्ठियाँ काट देते, एक बॉक्स पड़ा रहता था, उसके अंदर उसका नाम लिखा, स्टैंप लगाया और बॉक्स के अंदर डाल के आ गए, फिर बॉक्स के अंदर डाल के आ गए, बॉक्स के अंदर डाल के आ गए, नाम लिख लिख के, फिर लास्ट में वो चिट्ठियों को गिन लिया जाता था। ठीक है, तो इस तरह से पहले वोटिंग होती थी। लेकिन उसके बाद में ईवीएम मशीन आ गई, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अब देखो इसके अंदर ये तुम्हारा बहुत ज़बरदस्त जीके का सवाल मिलता है, अच्छे से दिखा देता हूँ तुम्हें। द अबव फोटो शोज अ मैन रीडिंग इंस्ट्रक्शन ऑन हाउ टू यूज एन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। EVMs were used throughout the country for the first time in the 2004 जनरल इलेक्शंस। अभी देखो इसमें कंफ्यूज मत होना कि जो EVM है वो पूरे कंट्री में एक साथ पहली बार 2004 में यूज की गई थी। कब यूज़ की गई थी? 2004 के अंदर। अभी
ऐसा नहीं है कि 2004 में फर्स्ट टाइम ईवीएम मशीन आई थी, ना 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 ना, पूरे इंडिया में ये 2004 में यूज़ की गई थी। इससे पहले ये 1982 के अंदर केरला में ऑलरेडी यूज़ फर्स्ट टाइम कर ली गई थी। ठीक है, तो दो चीज़ें याद रख लेना, एक तो 1982 के अंदर केरला में इसका फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था, और उसके बाद में ये 2004 के अंदर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर इसका यूज़ किया गया। द यूज़ ऑफ ईवीएम्स इन 2004 सेव्ड अराउंड 1,50,000 ट्रीज। और ईवीएम का जब हमने 2004 के अंदर यूज़ किया तो लगभग 1.5 लाख पेड़ हमने बचाए थे। अब ये कैसे बचे? which would have been cut to produce about 8,000 tons of paper for printing the ballot papers। यानी कि जो 8,000 टन पेपर सही होते थे पहले, ईवीएम जब नहीं थी तो पूरे देश के अंदर चुनाव करवाने के लिए 8,000 टन पेपर लगता था। वो पेपर पेड़ों से आता था, ठीक है, पेपर को कट करके वो पेपर बनाए जाते थे, तो वो पेपर वेस्ट ना हो इसलिए हमने ईवीएम निकाली। अभी ईवीएम का यूज़ करने में हमारे 1.5 लाख पेड़ बच गए। तो इसका इन्वायरमेंट के अंदर कितना फ़ायदा हुआ हमारा कि पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, सुनते हो ना। और तभी तुम लोग को बोला जाता है, तुम लोग को समझाया जाता है कि जो अपने नोटबुक के पीछे के जो पेजेस होते हैं उनको वेस्ट मत किया करो, उनको फेंका मत किया करो, क्योंकि आप एक एक पेज, आप लोग के लिए वो एक पेज होता है, लेकिन वो पूरे साल का अगर उसका टर्नओवर निकाला जाए ना, पूरे जितने भी भारत में जितने भी स्कूलें हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका, तो ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, इसलिए ये सब चीज़ें ध्यान रखा करो। याद रह जाएंगे 2 पॉइंट यहाँ से। एक तो ऑलरेडी केरला के अंदर फर्स्ट टाइम यूज़ हो चुका है, पूरे इंडिया के अंदर 2004 के अंदर इसका यूज़ किया गया था। अभी पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे आ गया पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब देखो, लोग और उनके रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उनके नेता लोग, उनके लीडर्स जो उन्होंने चूज़ किए हैं, ठीक है, उन्हीं को बोलते हैं देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। द टेक ऑफ पॉइंट फॉर अ डेमोक्रेसी इज़ द आइडिया ऑफ कंसेंट। ठीक है, सहमति तुम लोग को पता है ना, आइडिया ऑफ कंसेंट, सहमति, दैट इज़ द डिज़ायर। यानी कि लोगों, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए, जो डिज़ायर यानी कि लोगों की जो भावना है, जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। अप्रूवल यानी कि अप्रूव करना, यानी कि मानना, उनकी बातों को मानना। एंड पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, और लोगों के पार्टिसिपेट करना वोट करके या फिर कैंडिडेट के रूप में इलेक्शन लड़ना। ये 2 ही टाइप से पार्टिसिपेट कर सकता है, या तो वो वोट कर सकता है किसी को, या वो लीडर खुद बन सकता है। ये दोनों टाइप अपने डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में होता है। इट इज़ अ डिसीजन ऑफ पीपल दैट क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और ये जो लोगों का डिसीजन होता है इसके अंदर, इट इज़ अ डिसीजन ऑफ पीपल, ये लोगों का डिसीजन होता है, क्रिएट्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाता कौन है? ये जो लोगों के डिसीजन होते हैं वही बनाता है। एंड डिसाइड अबाउट इट्स फंक्शनिंग, और ये कैसे काम करेगी ये भी कौन डिसाइड करता है? ये भी लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी से वोट देते हैं। अपनी मर्ज़ी से वोट किसको देते हैं? जो उनके लिए अच्छा काम करेगा, जो उनके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो एक तरह से जो पूरी पावर है वो किसके पास है? वो लोगों के पास में है। जो इसलिए जो डेमोक्रेटिक हमारी गवर्नमेंट है वो बना कौन रहा है? वो लोग ये बना रहे हैं। दैट्स वाई वी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एज द गवर्नमेंट विच मेक्स बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल। ठीक है, द बेसिक आइडिया इन दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द इंडिविजुअल और द सिटीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। अब इसका बेसिक आइडिया क्या था? इंडिविजुअल और द सिटीजन, जो लोग रहेंगे, जो अकेला आदमी रहेगा, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है। एंड दैट इन प्रिंसिपल द गवर्नमेंट एज वेल अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन्स। और जो गवर्नमेंट वहाँ पे काम करेगी, उन्होंने चूज़ कर लिया अपना रिप्रेजेंटेटिव्स, पढ़ रहे हैं ना हम, अपना रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने चूज़ कर लिया। जैसे कि तुमने वोट दे दिया, तुम्हारा कैंडिडेट जीत चुका है, जीत गया। अब उसको 5 साल गवर्नमेंट चलानी है, वो तुम्हारी पूरी ज़रूरतें सब कुछ देख के गवर्नमेंट चलाएगा। ठीक है, अब उनके लिए क्या प्रेस्टाइज रहता है? ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने उनको जितवा दिया है, वो गवर्नमेंट के अंदर बैठ गए हैं और वो अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ 5 साल के लिए हैं। अगर वो काम अच्छे से नहीं करेंगे तो आप लोग अगली बार उनको पावर में
नहीं लेके आओगे, आप किसी और को वोट दोगे, वो दोबारा नहीं जीत सकते। इसलिए क्या करना पड़ता है उन लोग को कि जो गवर्नमेंट जो जीत जाती है, गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशन नीड टू हैव द ट्रस्ट ऑफ दीज सिटीजन, क्योंकि सिटीजन सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, यानी कि लोग सबसे इंपॉर्टेंट किस लिए है कि वो 5 साल के अंदर लोगों का ट्रस्ट जीतना पड़ता है, यानी कि विश्वास वो जीतना पड़ता है कि अगली बार हमें वापस वो लोग जितवाएं। ठीक है। हाउ डज द इंडिविजुअल गिव अप्रूवल टू द गवर्नमेंट। अब इंडिविजुअल है वो गवर्नमेंट को अप्रूवल कैसे देता है इस चीज़ का। वन वे ऑफ डूइंग, कैसे, एक तरीके से एज यू रीड इज़ थ्रू इलेक्शंस, इलेक्शंस के द्वारा अप्रूवल देता है कि हाँ भाई ठीक है ये लो, आई एम गिविंग यू द परमिशन फॉर वर्क फॉर अस, मतलब कि मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ कि तुम अपने लिए, ये मेरे लिए काम करो, अप्रूवल देता है वो। पीपल वुड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू द पार्लियामेंट, और लोग हैं वो पार्लियामेंट के अंदर अपने ही लोग रिप्रेजेंटेटिव्स खड़े करते हैं और जितवाते हैं। देन वन ग्रुप फ्रॉम अमंग दिस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट, और इनमें से एक ग्रुप ऐसा होता है जो गवर्नमेंट फॉर्म कर लेता है। द पार्लियामेंट विच इज़ मेड अप ऑफ ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर कंट्रोल्स एंड गाइड्स द गवर्नमेंट। अब जो पार्लियामेंट बनी हुई है, राज्यसभा लोकसभा, ये पूरी मिला के एक पार्लियामेंट है। इसका काम क्या होती है, ये गवर्नमेंट को गाइड करती है, जो जीत चुका है उस गवर्नमेंट जो चल रही है उसको गाइड करती है। ऐसा नहीं है ना गवर्नमेंट अपने मनमर्जी कर लेगी, तो वो 5 सालों तक अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, वो अंडर रूल काम करे। वो ये सब देखती कौन है, अंकुश लगाना। ठीक है, ये सब कंट्रोल कौन करती है, ये पार्लियामेंट कंट्रोल करती है। इन दिस सेंस पीपल थ्रू देयर चूजन रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर्म द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो कंट्रोल इट। अभी पार्लियामेंट के लोगों को किसने बनाया है, पार्लियामेंट के लोगों को इंसानों, मतलब लोगों ने, सिटीजन्स ने बनाया है, उस कंट्री के जो लोग होंगे उन्होंने बनाया है। अगर उन्होंने बनाया है तो पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, पार्लियामेंट को कंट्रोल कौन करता है, लोग करते हैं। तो इनडायरेक्टली हुआ क्या कि हम लोग गवर्नमेंट को कंट्रोल करते हैं और हमारे अकॉर्डिंग फंक्शन करे उसका भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो टुडे वी हैव कंप्लीटेड विद द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द चैप्टर। आज हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा है कि हमें एक बेसिक आइडिया हमें आ गया कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, और ताकि हम लोग गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके, हमारे थ्रू जो गवर्नमेंट हमने ही बनाई है, लेकिन हो सकता है बनाने के बाद में वो गलत काम करे, तो ये सब देखने के लिए पार्लियामेंट है। और पार्लियामेंट को बनाया किसने, पार्लियामेंट को हमने बनाया है। अगर वो पार्लियामेंट नहीं दिखेगी तो अगली बार हम वो पार्लियामेंट ऐसी फॉर्म नहीं करेंगे, हम चेंज कर देंगे। ठीक है, और लोगों के अंदर पास में क्या क्या पावर्स है पार्लियामेंट को लेके वो हमने पढ़ा। एक इंट्रोडक्शन पार्ट हमने पढ़ा है, थोड़ा बहुत हमने ये ईवीएम के बारे में भी पढ़ा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जानेंगे ये फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, ये तो हम चलो लास्ट में देख लेंगे एक बार। और ये देखो एकदम रियल पिक्चर व्यू दी हुई है। ठीक है, अंदर से भी पूरा दिया हुआ है, राज्यसभा कैसा है, लोकसभा कैसा है, यह हम अगली क्लास में पढ़ेंगे पूरा। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट क्या काम करती है, उसका क्या रोल होता है, उसी की इंपॉर्टेंस होती है, वो हम डिटेल के अंदर वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंसली, हैव अ नाइस डे।